मैकियावेली ने कहा था कि हम अक्सर एक गलती करते हैं, समुंदर जब शांत हो तब तूफान का अंदाज़ा नहीं लगाते। आज दुनियादारी में हम ऐसे ही एक अंदेशे पर बात करेंगे, क्योंकि 17 सितंबर को सऊदी अरब और पाकिस्तान ने आपस में एक नेटो नुमा डिफेंस पैक्ट साइन किया है, जिसमें लिखा है हम पर हमला मतलब तुम पर हमला और तुम पर हमला मतलब हम पर हमला। इस वादे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मान लीजिए भारत और पाकिस्तान के बीच फिर जंग भड़क गई या ऑपरेशन सिंदूर जैसे हालात बन गए, तो क्या सऊदी अरब भी अपनी ताकत भारत के खिलाफ झोंक देगा? चीन और तुर्की तो पीछे से पाकिस्तान के साथ थे ही, क्या अब सऊदी अरब का खुला समर्थन भी उसे मिल जाएगा? क्या सऊदी अब पाकिस्तान की सेना पर पैसे लगाएगा और क्या वही पैसा पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर खर्चा होगा, या फिर ये सब पाकिस्तान का ख्वाब है? और अगर ये सच है तो सऊदी ऐसा कर क्यों रहा है? भारत से रिश्ते ताक पर रखकर पाकिस्तान को पालने का क्या मतलब है? सवाल ये भी है कि क्या अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी इस डील के हिमायती हैं? आज विस्तार से इस सब पर बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है सरवत और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। दिन 17 सितंबर, सऊदी अरब की राजधानी रियाद। यहाँ मौजूद अल यमामा पैलेस से एक तस्वीर सामने आई। पाकिस्तान के असली और नकली दोनों हुक्मरान मौजूद थे। हम आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ की बात कर रहे हैं। साथ थे सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। तीनों के चेहरे पर एक खुशी, एक तसल्ली, एक समझौते पर दस्तखत होने के बाद की तस्वीर थी। गलेबाजियां भी हो रही थी। हाथों में था एक मसौदा, उसके अंदर के पन्नों पर लिखा था मकसद, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस अग्रीमेंट। इसकी बनावट मोटा माटी नेटो के आर्टिकल 5 जैसी है। नेटो के इस आर्टिकल में लिखा है कि किसी भी एक देश पर हमला सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। अब कुछ ऐसा ही एक वादा पाकिस्तान और सऊदी ने भी कर लिया है। पब्लिकली कहा गया है कि यह पैक्ट दोनों मुल्कों की सिक्योरिटी मजबूत करेगा, इलाके और दुनिया में अमन शांति कायम करने में मदद करेगा और किसी भी हमले के खिलाफ जॉइंट डेटरेंस यानी कि मिलकर रोकथाम का काम करेगा। अब मिलकर रोकथाम का दायरा क्या होगा? क्योंकि पाकिस्तान के पास तो परमाणु बम भी है, तो क्या एक न्यूक्लियर लेस रक्षा गुट बन गया है? इसी आशय पर सवाल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने सऊदी अरब के एक अधिकारी से पूछा। अधिकारी का जवाब, ये कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस अग्रीमेंट है और इसमें ऑल मिलिट्री मीन्स शामिल है, यानी इसमें पाकिस्तान का न्यूक्लियर हथियारों का जखीरा भी शामिल हो सकता है। अब इस समझौते की टाइमिंग पर नजर डालिए। इस पर दस्तखत से एक हफ्ते पहले 9 सितंबर को इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा पर हमला किया था और हमास की लीडरशिप को निशाना बनाया था। लेकिन कतर ने इस हमले को अपनी संप्रभुता के उल्लंघन की तरह देखा। टेंशन तब और बढ़ गई जब साफ हुआ कि अमेरिका ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की थी। दरअसल कतर ने बाहरी खतरों से निपटने की जिम्मेदारी अमेरिका को दे रखी है। इसके बदले वो अमेरिकी सेना को अपनी जमीन से ऑपरेट करने की छूट देता है और अमेरिकी इकोनॉमी में भारी निवेश भी करता है। लेकिन इजराइल के इस हमले ने कतर और खाड़ी के बाकी देशों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या अमेरिका पर पूरा भरोसा करना चाहिए, और अगर अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते तब अपनी सुरक्षा का क्या करें। इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के मकसद से अरब लीग और ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC ने 15 सितंबर को एक इमरजेंसी समिट बुलाई। इस समिट से पहले एक अरब नेटो की बात चल रही थी। खबर थी कि इजिप्ट ने एक प्रस्ताव रखा है कि अरब लीग के 22 देश अपनी सेनाओं के बीच नेटो के माफिक तालमेल बिठाएंगे। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इन देशों की सुरक्षा में पाकिस्तान भी अपना योगदान देने के लिए तत्पर था। आप जानते ही हैं कि वो दुनिया का अकेला इस्लामी मुल्क है जिसके पास परमाणु ताकत है। इसी दम पर वो इस्लामी दुनिया में अपनी बादशाहत के ख्वाब देखता रहता है। लेकिन उस समिट में अरब नेटो जैसी किसी चीज पर कोई बात नहीं बनी। समिट से बयानबाजी के अलावा कुछ भी ठोस नहीं सामने आया और अब उसके 3 दिन बाद सऊदी ने पाकिस्तान के साथ ये पैक्ट साइन किया है। इस पैक्ट के बारे में न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को दिए बयान में एक सऊदी अफसर ने कहा है कि इसका भारत सऊदी रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भारत से हमारे रिश्ते पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हैं और आगे और बेहतर ही होंगे। लेकिन ध्यान रहे, ये सऊदी सरकार का औपचारिक बयान नहीं है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में ये तो कहा है कि हमें पहले से इसकी खबर थी, लेकिन ये साफ नहीं है कि सऊदी का मकसद क्या है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या सऊदी अरब
वाकई भारत और पाकिस्तान में से एक को चुन रहा है? क्या ये समझौता सिर्फ और सिर्फ इजराइल को मैसेज देने के लिए ही है या फिर इसके पीछे कुछ और चालें भी छिपी हैं? खासकर तब जब ऑपरेशन सिंदूर के पहले ऑफेंसिव को गुजरे अभी सिर्फ 4 महीने ही हुए हैं। वो ऑपरेशन भारत ने पाकिस्तान पोषित आतंकियों के खिलाफ किया था। अगर सऊदी पाकिस्तान की जिहादी फौज के साथ औपचारिक रूप से खड़ा हो रहा है तो क्या भारत इसे एक अपोजिट मैसेज की तरह नहीं पढ़ेगा? समझने के लिए चलते हैं जानकारों के पास। The primary motive is to protect Saudi Arabia from Israel और इसराइल के हमलों से। इसराइल के हमलों से क्या इंडिया बचा सकता है सऊदी अरेबिया को? क्या इंडिया इज नॉट, इंडिया इतना सबऑर्डिनेट हो गया है इसराइल के लिए कि आज तक प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसराइल के लिए अपना फेमस सेंटेंस दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया। कई मौके थे उनको ये बात कहने की, नेतन्याहू को नहीं कहा। तो सऊदी अरेबिया नीड्स प्रोटेक्शन और साफ नजर आ रहा है कि अमेरिका इज नॉट गोइंग टू प्रोटेक्ट दीज कंट्रीज। कितना भी ये अमेरिका में इन्वेस्ट कर दे, कितने भी पैसे, कितने भी हवाई जहाज डोनाल्ड ट्रंप को ये तोहफे में दे दे, अमेरिका इज नॉट गोइंग टू प्रोटेक्ट देम। तो इस मुल्कों दे आर डिवर्सिफाइंग, वो अपनी डिवर्सिफाई कर रहे हैं और मुस्लिम दुनिया में एक ही न्यूक्लियर पावर है दैट कैन सॉर्ट ऑफ बैलेंस पाकिस्तान इसराइल, और वो उसके तरफ नेचुरली गए। और दूसरी चीज़ ये है कि ये अलायंस काफ़ी मजबूत हो सकती है बिकॉज इसमें चाइना का भी हाथ आ जाता है ना इनडायरेक्टली, क्योंकि चाइना इज़ अ सपोर्टर ऑफ पाकिस्तान। तो एक किस्म से सऊदी अरेबिया को अब पाकिस्तान और इनडायरेक्टली चाइना का भी मदद मिल गया है। और आई थिंक इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम ये है कि सऊदी अरेबिया माइट बी टेम्पटेड टू मेक पाकिस्तान मिलिटरीली मोर स्ट्रोंगर, यानी उसकी डिफेंस में पाकिस्तान के लिए सऊदी फाइनेंसेस, सऊदी इन्वेस्टमेंट आ सकते हैं बिकॉज सऊदी अरेबिया विल वांट ए स्ट्रोंगर पाकिस्तान अगर उसकी सिक्योरिटी पाकिस्तान पर डिपेंडेंट है। तो ये ऑपरेशन सिंदूर को अनपॉज करने से पहले इंडिया विल हैव टू थिंक ट्वाइस बिकॉज सऊदी अरेबिया पे एनर्जी डिपेंडेंस है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड है, लाखों इंडियन सऊदी अरेबिया में जॉब करते हैं। ऑल ऑफ दिस कैन गो इनटू जेपडी। 2 या 2 से ज्यादा देश इस तरह के समझौते अक्सर तभी करते हैं जब उनके खिलाफ कोई मजबूत दुश्मन खड़ा हो और इससे निपटने के लिए उन्हें किसी का साथ चाहिए होता है। अब ऐसे में अगर ये मान भी लें कि ये समझौता सिर्फ इजराइल को ध्यान में रखकर किया गया है, तब भी सवाल उठता है कि पाकिस्तान के लिए इजराइल तो कोई एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है नहीं, तो फिर पाकिस्तान को इस डील से फायदा क्या मिलने वाला है? कुछ एक विरोधाभास और भी हैं, जैसे अगर पाकिस्तान इजराइल के खिलाफ सऊदी की मदद करेगा तो इसका सीधा मतलब होगा अमेरिका की मुखालिफत। पाकिस्तान इतना बड़ा खतरा क्यों मोल लेगा? दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान ईरान के खिलाफ सऊदी की मदद करे तो इसका मतलब होगा अपने पड़ोसी से दुश्मनी, जिससे वो 900 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। खास बात तो ये भी है कि उसी बाउंड्री के इर्द गिर्द पाकिस्तान और ईरान दोनों ही बलोच अलगाववादियों से जूझ रहे हैं। पाकिस्तान इनको काउंटर करने में ईरान की मदद चाहता है, इसलिए उसने पिछले कुछ वक्त में ईरान से रिश्ते सुधारे हैं। जाहिर है पाकिस्तान ईरान से भी दुश्मनी नहीं चाहेगा। फिर पाकिस्तान को इस डील से मिलेगा क्या? तो क्या ऐसा कहा जा सकता है ये डील सिर्फ पेपर पर है और जमीन पर इसे लागू करना नामुमकिन हो जाएगा, या फिर पाकिस्तान को इन खतरों के बदले सऊदी से कोई बड़ी डील मिली है? देखिए, अभी तक तो ऑलरेडी सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में एक इनफॉर्मल अलायंस तो था कई सालों से, और पाकिस्तान की फौजें भी बेस्ड हैं सऊदी अरेबिया में, और पहले तो 50,000 से ज़्यादा हुआ करती थी पाकिस्तान की फौजें ऑन द सऊदी बॉर्डर्स। तो मुझे नहीं लगता कि इट इज़ गोइंग टू बी सच ए बिग प्रॉब्लम जितना आप समझ रहे हैं, बिकॉज नाउ ईरान इज़ नॉट द थ्रेट टू द गल्फ। सऊदी अरेबिया ईरान के वजह से नहीं पाकिस्तान की तरफ फॉर्मलाइज कर रहा है। ये दो वजूहत, एक इजराइल के वजह से और अमेरिका की इनकॉम्पिटेंस की वजह से। अमेरिका को हथकड़ी में डाल दिया है इजराइल, तो अमेरिका कभी भी सऊदी अरेबिया को बचा नहीं सकता इजराइल से, तो कौन बचाएगा? सो दैट इज द होल सिचुएशन। और मुझे लगता है कि इजराइल ने जो ईरान पे हमले किए, अमेरिका ने जो ईरान पे हमले किए, और अब गल्फ पे हमला किया है, उससे ईरान एज ए थ्रेट टू द गल्फ खत्म हो गई है। सो पाकिस्तान के लिए ज्वाइनिंग सऊदी अरेबिया एज ए पार्टनर
इज नॉट एन एंटी ईरान थिंग, इट इज एन एंटी इजराइल थिंग। और मुझे लगता है कि एक तरह से इट इज क्वाइट पॉसिबल कि द अमेरिकन में माइट वेलकम दिस, बिकॉज वो नहीं चाहते कि द गल्फ इज बीइंग अटैक्ड बाय इसराइल, लेकिन वो खुद डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के वजह से ये नहीं कर सकते। सो दे माइट एक्चुअली लाइक कि सऊदी पाकिस्तान इज स्टेपिंग अप। देखिए, एक बात तो साफ है कि मई के महीने में ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की सैन्य झड़प में पाकिस्तान को शिकस्त मिली। उसके बाद अब वो भारत के खिलाफ अपनी तैयारियां पुख्ता करना चाहता है। ऐसे में मुमकिन है उसकी ये डील इसी कोशिश के इर्द गिर्द घूम रही हो। तो क्या अगर दोबारा ऑपरेशन सिंदूर जैसे हालात बने तो सऊदी अरब भारत से दुश्मनी मोल लेकर पाकिस्तान की मदद के लिए मैदान में उतरेगा? और अगर सऊदी सीधे बैटलफील्ड से दूर भी रहे तो क्या वो अपने खजाने से पाकिस्तानी फौज को ताकतवर बनाने के लिए फंड देगा? ऐसे हालात में पाकिस्तान की जिहादी फौज का रवैया कितना बदल सकता है? और क्या इसे भारत के लिए पाकिस्तान पोषित आतंकवाद का खतरा और गहरा नहीं होगा, खासकर तब जब पाकिस्तान की सेना को चीन और तुर्की का परोक्ष समर्थन पहले से ही हासिल है? जानकारों से समझते हैं। सवाल तो एक ये है कि दिस इज ए डिफेंस पैक्ट, नॉट एन मिलिट्री अलायंस ऑफ ऑल काइंड्स। इसका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान इंडिया पे हमला करता है तो सऊदी अरेबिया इज नॉट ऑब्लिगेटेड टू ज्वाइन दैट वॉर। ये और बात है कि अगर इंडिया पाकिस्तान पे हमला करता है तो देन सऊदी अरेबिया विल हैव टू कम टू पाकिस्तान एड। तो दो तीन चीजें तो बहुत आसानी से सऊदी अरेबिया कर सकता है, विच इज गिव इट अ लॉट ऑफ मनी एंड आल्सो गिव इट प्लेन्स हैं F-16 वगैरह उनके पास नए वाले हैं ऑफ बेटर एक्सेस। और पाकिस्तानीज नो हाउ टू यूज ऑल ऑफ दिस, बिकॉज ये सारे के सारे अमेरिकन इकोसिस्टम से आते हैं डिफेंस के लिए। सो पाकिस्तान कैन यूज ऑल द वेपन्स जो सऊदी अरेबिया के पास अवेलेबल है। और इंडिया के लिए एक और बुरी खबर ये हो सकती है कि दिस में नॉट स्टॉप विद सऊदी अरेबिया। इट इज पॉसिबल कि पाकिस्तान के साथ गल्फ के दूसरे मुल्क भी पार्टनरशिप में आ जाए। अब ये और बात है कि पाकिस्तान मिसअंडरस्टैंड्स दिस एंड वो एरोगेंट बनकर कोई बेवकूफ़ाना हरकत कर दे विद रिगार्ड्स टू इंडिया। आई थिंक व्हाट सऊदी अरेबिया मस्ट सेड कि भाई अगर आप पे हमला होता है तो वी विल स्टैंड विथ यू, बट we will not join any adventures. मुझे लगता है this might even be a positive thing for India because Saudi Arabia may put pressure पाकिस्तान पे कि भाई आप ये जो दूसरे अंडरहैंड हरकतें करते हो जैसा कि सपोर्टिंग टेररिस्ट वगैरह वो ख़त्म करें, बिकॉज वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट। सो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि पाकिस्तान के ऊपर एक किस्म से ये कंस्ट्रेन बन जाए इट्स अलायंस विद सऊदी अरेबिया। रॉयटर्स ने रिपोर्ट दी कि इस डील के बारे में अमेरिका को खबर दे दी गई थी। दूसरी तरफ दस्तखत से एक दिन पहले सऊदी के रियाद में सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर प्रिंस खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज ने अमेरिका के सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर से मुलाकात की थी। तो वाजिब सवाल है कि क्या अमेरिका इस डील को पर्दे के पीछे से सपोर्ट कर रहा है? आई थिंक कि वो अमेरिकन जो इस बात से चिड़े हुए हैं कि इसराइल, देखिए अमेरिका की जो एडमिनिस्ट्रेशन में अमेरिका फर्स्ट लोग भी है और इसराइल फर्स्ट लोग भी है, जैसा कि मार्को रूबियो इज क्लियरली इसराइल फर्स्ट। बट डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट इसराइल फर्स्ट, वो दबाव के अंडर कर रहा है। इसलिए अगर अब आप स्टेटमेंट्स देखें कतर के अटैक पर, डोनाल्ड ट्रंप गुस्सा इजहार कर रहे हैं, बट रूबियो इज नॉट रेसिप्रोकेटिंग दैट। मतलब वो इसिंग हो गया अब चलो लेट्स मूव अहेड, एज इफ देयर शुड बी नो अकाउंटेबिलिटी फॉर इजराइल। दैट इज व्हाट रूबियो इज ट्राइंग टू डू। तो मुझे लगता है कि अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन में वो लोग, स्पेशली द फौजी वगैरह, वो लोग आर वेरी क्लियर कि दिस इज अ गुड थिंग, बिकॉज उनके भी तो दोस्त हैं ना, सऊदी अरेबिया इज देयर एलाई इन ए वे, और हम नहीं प्रोटेक्ट कर सकते तो समवन एल्स कैन। और लकीली फॉर सऊदी अरेबिया पिछले 2-3 महीनों में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात काफ़ी बेहतर हो गए हैं, दे आर इम्प्रूविंग स्टेडीली। अभी तो खबर ये भी आई है कि शायद UNGA की जो मीटिंग होने वाली है UN जनरल असेंबली की, उसके साइडलाइंस में डोनाल्ड ट्रंप फिर शहबाज शरीफ से मिलेंगे और आसिम मुनीर से दोबारा मुलाकात होगी। अभी वो उसके दोनों गवर्नमेंट से कॉन्फर्मेशन नहीं आए, लेकिन मीडिया में तो काफ़ी खबरें ये आ रही है। So I think this particular treaty will be the number one topic अगर जब वो मिलेंगे। और अभी तक कॉन्डमनेशन नहीं आया अमेरिका से, 24 घंटे हो गए हैं,
खबर सुन के कि वी अपोज दिस, वी थिंक, क्योंकि मार्को रूबियो साफ कह सकते हैं इससे पीस नहीं होगा मिडिल ईस्ट में, इससे कॉम्प्लिकेशंस हो गए, जिस तरह से वो हर बात को कहते हैं ना। तो सो दैट इज, और ये बात ना भूलें कि अमेरिका के निंदा के बाद भी इजराइल ने धमकी दी कि वो दोबारा अटैक करेगा कतर को या एनी अदर कंट्री इन द रीजन। तो उसका ये जवाब है। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि सऊदी अरब और पाकिस्तान में काफी अंतर है, साफ एसिमेट्री है। ग्लोबल पोजीशनिंग, अर्थव्यवस्था, जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के मामले में जमीन आसमान का फर्क है। सऊदी अरब कच्चे तेल के सबसे बड़े उत्पादकों में गिना जाता है और आप जानते हैं कि पाकिस्तान तो पाकिस्तान है। एशिया कप में मैच फाइन ना चुकाना पड़े इसलिए बाइकॉट के बाद भी मैच खेलने मैदान में उतर गया। पाक सऊदी की सीमा भी एक साथ नहीं लगती है, 2500 किलोमीटर का फासला है। कोई कॉमन एनिमी जैसी स्थिति फिलहाल तो नहीं है। दूसरी तरफ भारत और सऊदी अरब के रिश्ते पिछले 2 दशकों में लगातार मजबूत हुए हैं। अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सऊदी यात्रा में कई अहम समझौते हुए, ऊर्जा, अंतरिक्ष, हेल्थ, खेल और डाक सहयोग। साथ ही भारत में 2 तेल रिफाइनरी लगाने की योजना भी शामिल रही। भारत के रियाद स्थित दूतावास के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2024 से 2025 में भारत सऊदी द्विपक्षीय व्यापार 41.88 अरब डॉलर तक पहुंच गया। इसमें भारत का एक्सपोर्ट 11.76 अरब डॉलर और इंपोर्ट 30.12 अरब डॉलर रहा। ऐसे में इस पैक्ट को कैसे रीड किया जाए, चलिए इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, शायद तब तस्वीर और बेहतर समझ आए। सऊदी और पाकिस्तान में अंतर के बरक्स कई समानताएं भी हैं, जैसे दोनों की बुनियाद में इस्लाम है, दोनों ही जगहों पर सुन्नी इस्लाम की सुप्रीमेसी है। इस्लाम के 2 सबसे पवित्र स्थल मक्का और मदीना सऊदी अरब में ही हैं। ये कनेक्शन दोनों देशों के लोगों को आपस में जोड़ता है। इतिहासकारों के मुताबिक इन संबंधों की शुरुआत 1940 में हो चुकी थी। तब मोहम्मद अली जिन्ना की ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग मुल्क की मांग कर रही थी। उसी बरस सऊदी अरब के तत्कालीन राजा अब्दुल अजीज ने अपना डेलीगेशन कराची भेजा। उन्होंने जिन्ना से मुलाकात की और पाकिस्तान बनाने का समर्थन किया। अगस्त 1947 में भारत का विभाजन हो गया। पाकिस्तान नए मुल्क के तौर पर सामने आया। सऊदी अरब उसके साथ डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित करने वाले शुरुआती देशों में से एक था। 1951 में मैत्री संधि हुई। 1965 में भारत पाक युद्ध में सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मदद की। 1971 की बांग्लादेश आज़ादी जंग में भी सऊदी ने भारत का विरोध किया, जबकि पाकिस्तान की हर तरह से मदद की। इससे पहले ही हजारों पाक सैनिकों को सुरक्षा देने के लिए सऊदी अरब भेजा जा चुका था। 1969 में यमन ने हमला किया तो पाकिस्तानी पायलटों ने ही मोर्चा संभाला था। 1979 में आतंकियों ने मक्का में पुरानी मस्जिद पर कब्जा कर लिया, तब पाकिस्तान ने मदद के लिए अपनी स्पेशल फोर्स भेजी थी। 1979 में ही सोवियत अफगान वॉर हुई थी। सऊदी अरब ने मुजाहिदीन को पैसे दिए, पाकिस्तान को कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी मिली। फिर 1980 में इराक ईरान युद्ध शुरू हुआ। नक्शा देखेंगे तो पता चलेगा कि इराक की दक्षिणी सीमा सऊदी अरब से लगती है, जबकि ईरान और सऊदी के बीच में सिर्फ पर्शिया की खाड़ी है। इस युद्ध से सऊदी अरब को खतरा महसूस हुआ, तब पाकिस्तान ने 15,000 से अधिक सैनिक भेजे थे। युद्ध खत्म होने के बाद भी कुछ को वहीं रखा गया। ये सैनिक सऊदी अरब की सेना को ट्रेनिंग देने में जुट गए। मौजूदा समय में भी पाकिस्तानी सैनिक सऊदी अरब में तैनात हैं। 1990 में दोनों देशों के रिश्तों में थोड़ी खटास आई। उस बरस इराक ने कुवैत पर हमला किया था। पाक आर्मी के तत्कालीन चीफ मिर्जा असलम बेग ने सद्दाम को सपोर्ट किया, जबकि सऊदी अरब सद्दाम हुसैन के खिलाफ था। हालांकि ये मनमुटाव जल्दी ही मिट गया। 1996 में तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। इस सरकार को सिर्फ 3 देशों ने मान्यता दी थी, यूएई, पाकिस्तान और सऊदी अरब। 1998 में पाकिस्तान ने पहला परमाणु टेस्ट किया। सऊदी उसके साथ खड़े होने वाले चुनिंदा देशों में से था। उसने बाकायदा बधाई दी थी। जब पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए तब कम कीमत पर तेल देने का भरोसा भी दिया। रिपोर्ट्स तो ये भी हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का पैसा सऊदी अरब ने ही दिया था। लंबे समय तक सऊदी अरब पाकिस्तान के हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार भी था। फिर आया साल 1999। पाकिस्तान में तख्ता पलट हुआ। आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को कुर्सी से उतार दिया, नजरबंद कर दिया। कुछ समय बाद पूरे शरीफ परिवार को निर्वासन में भेज दिया गया।
कहाँ भेजा गया? सऊदी अरब। वहाँ शरीफ फैमिली का बिजनेस है, अरबों की संपत्ति है। 1999 के बाद एक बड़ा वाकया 2006 में हुआ, जब सऊदी अरब के राजा किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज पाकिस्तान के दौरे पर आए। उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ, प्रधानमंत्री शौकत अजीज, विपक्ष के नेता मौलाना फजलुर रहमान, चारों प्रांतों के मुख्यमंत्री और तीनों सेनाओं के मुखिया इकट्ठा हुए थे। पाकिस्तान में सऊदी के शासकों को सम्मान की नज़र से देखा जाता है। फरवरी 2019 में जब मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान गए थे तो सरकार ने छुट्टी घोषित कर दी थी। पाकिस्तान का फैसलाबाद शहर पहले ललियालपुर के नाम से जाना जाता था। सऊदी अरब के किंग फैसल की याद में इसका नाम फैसलाबाद किया गया। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की मशहूर फैसल मस्जिद भी उन्हीं के नाम पर है। ये तो ही मधुर संबंधों की बात। कुछ मौकों पर तलखी भी आई। 2 उदाहरण सामने आते हैं। पहला 2025 का, जब सऊदी अरब ने यमन में हूती विद्रोहियों पर हमले किए, तब उन्होंने पाकिस्तान को भी सेना भेजने के लिए कहा था, मगर पाकिस्तान ने मना कर दिया। बाद में उन्होंने भेजा जरूर, लेकिन कहा कि ये सैनिक बॉर्डर पार नहीं करेंगे। दूसरा उदाहरण 2020 का है। अगस्त 2019 में भारत ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा हटा लिया, मगर ना तो सऊदी अरब ने आलोचना की और ना ही 57 मुस्लिम बहुल देशों के संगठन OIC ने, जिसका मुख्यालय भी सऊदी अरब में है। पाकिस्तान और सऊदी अरब इस OIC के संस्थापक सदस्य हैं। अगस्त 2020 में पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने खुले तौर पर OIC की आलोचना की, कहा कि हम अलग से मीटिंग बुला लेंगे। इससे सऊदी अरब भी गुस्सा हुआ, उसने कर्जा लौटाने तक के लिए कह दिया। इसके फौरन बाद फौज ने एक डेलीगेशन सऊदी अरब भेजा। कुरैशी को भी अपना लहजा नर्म करना पड़ा। वो OIC की तारीफ करने लगे। मई 2021 में तत्कालीन PM इमरान खान सऊदी अरब गए, तब जाकर संबंध पटरी पर आए। इसके बाद आर्थिक संकट में भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान की काफ़ी मदद की है। हालांकि उसने ना तो कश्मीर पर अपना रुख बदला है, ना ही क्राउन प्रिंस या किंग ने पाकिस्तान का दौरा किया है, जबकि भारत में 2023 में उनका दौरा भी हुआ और इस बीच में व्यापारिक रिश्ते भी बेहतर हुए हैं। यानी इतिहास में देखें तो सऊदी और पाकिस्तान करीब रहे हैं और हाल के सालों में भारत के साथ सऊदी के रिश्ते पाकिस्तान के बरक्स बेहतर हुए हैं। अब उसमें अचानक से ये सरप्राइज आया है। क्या सऊदी के इस फैसले से सऊदी को लेकर भारत की लॉन्ग टर्म पॉलिसी में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं? दोनों देशों के रिश्तों पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा। ये थी आज की बड़ी खबर। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी अमेरिका से। यहाँ के न्यूज़ चैनल ABC न्यूज़ ने अपने मशहूर लेट नाइट होस्ट जिमी किमल को शो से हटा दिया है। वजह उनके वो विवादित कमेंट्स जो उन्होंने राइट विंग इन्फ्लुएंसर चार्ली कर्क की हत्या पर पास किए। डिज्नी के मालिकाना हक वाले नेटवर्क ABC के प्रवक्ता ने साफ कहा, जिमी किमल लाइव को अनिश्चित काल तक रोका जा रहा है। असल में किमल ने 15 सितंबर को अपने मोनोलॉग में कहा था कि मागा गैंग चार्ली कर्क की मौत को लेकर ब्राउनी पॉइंट्स बटोरने की कोशिश कर रहा है। मागा मीन्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। किमल ने कहा, ये गैंग पूरी कोशिश कर रहा है कि शूटर को अपना ना दिखाया जाए और इस घटना से राजनीतिक फायदा लिया जाए। किमल यही नहीं रुके, उन्होंने चार्ली कर्क के सम्मान में झुके अमेरिकी झंडे की आलोचना की और तो और राष्ट्रपति ट्रंप पर तंज भी कसा। कहा, जिसे ट्रंप दोस्त कहते हैं, उसकी हत्या पर ऐसा शोक नहीं मनाया जाता। ये तो वैसा है जैसे 4 साल का बच्चा अपनी मछली की मौत पर रोता है। हालांकि जिस दिन चार्ली कर्क पर हमला हुआ उस दिन किमल ने इंस्टाग्राम पर हमले की निंदा की थी। उन्होंने कर्क के परिवार के लिए प्यार और संवेदनाएं व्यक्त की थी, लेकिन किमल की ये बातें राष्ट्रपति ट्रंप को जरा भी पसंद नहीं आई। इसलिए 17 सितंबर को ट्रंप ने ABC के फैसले का स्वागत करते हुए कहा, अमेरिका के लिए ये शानदार खबर है, रेटिंग्स में फेल जिमी किमल शो अब कैंसिल हो गया। ABC को बधाई, जिन्होंने हिम्मत दिखाकर सही काम किया। बात ट्रंप की हो रही है तो एक और खबर जान लेते हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने कई महीनों तक टैरिफ को लेकर लिस्ट खेला। हर महीने एक नई लिस्ट जारी होती है और फिर बात बनती टलती रहती है। अब शायद वो इन लिस्ट से ऊब चुके हैं, क्योंकि ट्रंप ने नई लिस्ट निकाली है। इसमें ड्रग तस्करी और ड्रग प्रोडक्शन वाले देशों का नाम शामिल है। कुल 23 मुल्कों के नाम जोड़े गए हैं। इनमें पाकिस्तान और चीन के साथ साथ भारत का भी नाम लिखा गया है। दरअसल ट्रंप ने 15 सितंबर को अमेरिकी संसद में प्रेसिडेंशियल डिटर्मिनेशन रिपोर्ट सौंपी। इसमें कहा गया कि इन 23 देशों में अवैध ड्रग्स उत्पादन और तस्करी अमेरिका और उसके नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा है।
ट्रंप ने कहा कि ड्रग तस्करी, खासकर फेंटेनाइल जैसे घातक ड्रग्स ने अमेरिका में नेशनल इमरजेंसी जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। ये पब्लिक हेल्थ संकट का कारण बन रहा है और 18 से 44 साल के अमेरिकियों की मौत की प्रमुख वजह है। ट्रंप ने कहा कि चीन फेंटेनाइल जैसे खतरनाक ड्रग्स बनाने वाले केमिकल का सबसे बड़ा सोर्स है। इसके साथ ही वो मेथाम्फेटामाइन जैसे अन्य नशीले पदार्थों को भी बढ़ावा दे रहा है। ट्रंप ने चीन से इन्हें रोकने और तस्करों पर कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने अफगानिस्तान पर भी गंभीर आरोप लगाए। कहा, तालिबान ने अवैध ड्रग्स पर प्रतिबंध का ऐलान किया था, लेकिन ड्रग्स का भंडार और मेथाम्फेटामाइन का प्रोडक्शन जारी है। ये ड्रग्स अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहुंच रहे हैं और इससे होने वाली इनकम से इंटरनेशनल क्रिमिनल गैंग्स की फंडिंग हो रही है। अमेरिकी सेना ने 15 सितंबर को ही वेनेजुएला के ड्रग तस्करों की बोट पर हमला किया था। इसमें 3 लोग मारे गए थे। उन्होंने इन तस्करों को नार्को टेररिस्ट यानी ड्रग कार्टेल से जुड़ा आतंकवादी बताया था। 2 हफ्ते पहले भी अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के कुख्यात ट्रेन डी अरागुआ गैंग से जुड़े 11 लोगों को मार गिराने का दावा किया था। आज का दुनियादारी यहीं तक था। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।